नमस्कार, मैं हूं हरीश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेरा नज़रिया। आज हम बात करने वाले हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019-2024 यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019-2024। इस एक्ट के में बात करने से पहले आओ देख लेते हैं कि भारत में नागरिकता लेने के लिए क्या क्या प्रोविज़न है, क्या क्या प्रावधान है। किसी भी देश में नागरिकता लेने के लिए उनका अपना एक कानून होता है, अपना एक एक्ट होता है जिसके तहत जो है उस देश में कोई भी नागरिकता ले सकता है। भारत में भी नागरिकता लेने के लिए अपना एक एक्ट है जो कि बोलते हैं जिसको सिटीजनशिप एक्ट, जो कि 1955 में आया था। 1955 से लेकर के अब तक उसमें कई संशोधन हुए यानी कि अमेंडमेंट हुए। आज की डेट में जो कि प्रिवेलिंग एक्ट है उसके तहत 5 विभिन्न जरिए से या तरीके से जो है आप नागरिकता ले सकते हैं भारत में। उसमें से सबसे पहले है बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ यानी कि जन्म के आधार पर, और यानी कि जिसका जन्म भारत में हो जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको नागरिकता मिल जाती है। दूसरा है बाय वर्च्यू ऑफ डिसेंट यानी कि वो जो बच्चे जो विदेश में जन्मे होते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स जो हैं, कोई एक पेरेंट जो है भारत का नागरिक होता है तो उसको भी नागरिकता मिल जाती है। तीसरा जो तरीका है वो है रजिस्ट्रेशन का, यानी कि वो नागरिक जो कि विदेश में जैसे पैदा हुए हैं लेकिन उन्होंने भारत में आकर के जो है 5 साल से रह रहे हैं और उन्होंने भारत में किसी एक नागरिक से शादी कर ली है या फिर कोई एक इस तरीके से कोई इनका जो बनता है तो उस तरीके से वो रजिस्ट्रेशन के तहत उनको नागरिकता मिल जाती है। चौथा तरीका है बाई वर्च्यू ऑफ नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन वो तरीका है, ये उनके लिए है जो कि विदेशी नागरिक हैं और भारत में यहाँ पे माइग्रेंट हुए हैं और माइग्रेंट होने के बाद वो करीब कम से कम 11 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और इस दौरान जो है यहाँ के स्थायी निवासी बन गए और उनको जो है यहाँ पर नागरिकता लेनी है तो वो नेचुरलाइजेशन जो है तरीका है, क्लॉज है, उसके तहत वो नागरिकता ले सकते हैं। पांचवा तरीका है कि जो है बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि अगर भारत किसी टेरिटरी को जो है ऑक्यूपाई कर लेता है या अपने देश में शामिल कर लेता है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है उस टेरिटरी के जो नागरिक हैं वो भारत के भी नागरिक बन जाएंगे, उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये 5 तरीके हुए नागरिकता लेने के। अब जो ये हम देखते हैं कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में आया और 2024 में लागू आया, ये क्या है। पहले बता दें कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसको कि CAA बोला जाता है, ये भारत सरकार द्वारा 11 दिसंबर 2019 में पार्लियामेंट में पास हुआ था और ये जो है 11 मार्च 2024 का इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है यानी कि वो जारी किया गया और इसके बाद जो है इसका एप्लीकेशन प्रोसेस, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है वो भी आया ताकि जो है जो भी इसके कैटेगरी में लोग हैं वो इसको नागरिकता ले सकें। अब देखते हैं कि इस जो एक्ट की ज़रूरत क्या पड़ी और किन लोगों के ऊपर ये लागू होता है। सबसे पहले तो ये लागू किसके ऊपर होता है, ये लागू होता है उन शरणार्थियों पर जो कि हमारे पड़ोसी 3 देश अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ से जो हमारे यहाँ शरणार्थी हैं उनके लोग, और उसमें भी नॉन मुस्लिम 6 कम्युनिटीज़ के लोग जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन, ये 6 धर्म के लोग अगर इन देशों से आए हैं और हमारे यहाँ पर रह रहे हैं, कब से 31 दिसंबर 2014 से पहले से यहाँ पे रह रहे हैं तो उन पर लागू होता है। लेकिन पूरे देश में ऐसे लोग रह रहे होंगे, लेकिन हर पूरे देश में जहाँ भी रह रहे हैं सबके ऊपर लागू नहीं होता। इनमें से जो कि नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ स्टेट्स हैं और उन स्टेट्स के भी कुछ एरियाज़ जैसे असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा, ये नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट और इनके जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उन एरियाज़ में जो अगर इन 3 देशों से भी लोग यहाँ पर शरणार्थी रह रहे हैं तो उनके ऊपर भी ये लागू नहीं होता।
उन लोगों पर लागू क्यों नहीं होगा? इसका तर्क ये दिया जा रहा है कि वहाँ की जो डेमोग्राफी है उसके तहत जो है, जो ट्राइबल एरियाज़ का जो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं शरणार्थी बनकर, वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि बर्मा से या फिर बांग्लादेश से आए हैं, जो कि वर्षों से वहाँ रह रहे हैं, कुछ तो 50 60 60 साल 100 सालों से रह रहे हैं। और उसकी वजह से उन लोगों ने वहाँ पर जो है लोकल एरियाज़ को कैप्चर भी किया है, यानी कि वहाँ पे उन्होंने अपनी ज़मीन भी एक्वायर करी है। लेकिन उनको वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो उनको अपनाने को तैयार नहीं हैं। इसके बारे में काफ़ी आंदोलन भी हुए हैं। असम में तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और 1985 में असम एकॉर्ड भी आया था, जिसमें यह कहा गया था कि इन लोगों को इन शरणार्थियों को जो है नागरिकता नहीं दी जाएगी और इनको आइडेंटिफाई करके फिर जो है डिपोर्ट किया जाएगा, यानी देश से बाहर किया जाएगा। और आपको याद होगा कि जो एनआरसी आया था, जैसे नेशनल रजिस्टर फॉर दी सिटीजनशिप, वो आया था आसाम में सबसे पहले। और आसाम में जो आया था और उसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके जो कि वहाँ पे शरणार्थी हैं और उनको डिपोर्ट किया जाए, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों। और ये जो है आप जानकर जो है अचंभित होंगे कि उसमें काफ़ी हिंदू लोग भी जो है उस एनआरसी से बाहर रखे गए, और जिसका भी काफ़ी जो है एक ऑब्जेक्शन भी हुआ था। और जो है उसका अभी भी वो जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी वो एक समस्या बनी हुई है। तो ये तो था कि किन पे लागू होता है और किन के लिए एप्लीकेबल है। अब दूसरा एक इशू है कि ये लाया क्यों गया। जब ये केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था तो उसका कारण यह बताया गया था कि ये 3 देश जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, ये 3 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मुस्लिम यानी कि इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। इनमें ये जो 6 कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं, यानी कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन। ये जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ होने के नाते वहाँ पर इनको रिलीजियसली परसिक्यूशन होता है, यानी कि प्रताड़ना होती है। तो इसलिए इनको यहाँ पर ये लोग वहाँ से माइग्रेट होकर के भारत में आए हुए हैं, यहाँ पे रह रहे हैं बरसों से, तो इनके लिए ये प्रावधान किया गया है ये नागरिकता देने का। तो ये एक कारण था इसको लाने का। अब हमारा जो ये है कि इसको लाने का जो भी कारण बताया गया, क्या वो सही है या गलत है, वो एक चर्चा का विषय है। इसके लिए जो है कई जो है राजनीतिक दलों ने भी, कई जो है बुद्धिजीवियों ने भी अपने अपने विचार प्रकट किए हैं, अपना अपना नज़रिया रखा है। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि उन लोगों के क्या विचार हैं और हमारा नज़रिया क्या है जो कि ये कानून आया है उसके ऊपर। तो सबसे पहले एक बात करते हैं कि ये लाया क्यों गया। तो लाया क्यों गया वो तो जाहिर है कि जो है परसिक्यूटेड हैं, ये हम मानते भी हैं कि इन 3 कंट्रीज़ में जो है नॉन मुस्लिम्स को प्रताड़ना दी जाती है, प्रताड़ना होती है, तो इसलिए वो यहाँ से माइग्रेट हुए। लेकिन केवल यही कारण नहीं है कि ये लोग वहाँ से माइग्रेट हुए, कुछ और एक सामाजिक कारण या फिर हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक कारण भी हैं कि इन देशों से यहाँ पर हमारे यहाँ आए हैं। जैसे बांग्लादेश से यहाँ पर रोज़गार के लिए लोग आए हैं, वहाँ पर जो है हमारी इकोनॉमी और उसकी इकोनॉमी में बहुत फ़र्क है। ऐसे ही बांग्लादेश और जो है अफ़गानिस्तान से भी लोग जो है हमारे यहाँ इकोनॉमिकल बैकग्राउंड या इकोनॉमिकल कारणों से भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये लॉजिक पूर्णतः सही है, यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं उनमें कई कारणों से लोग यहाँ पर आए हैं, बसे हैं। अब दूसरा जो मुद्दा है कि केवल इन्हीं 3 कंट्रीज़ के लोगों को ही क्यों इंक्लूड किया गया है, तो केंद्र सरकार का ये कहना है कि ये 3 कंट्रीज़ में जो है प्रताड़ना ज़्यादा होती है, इसलिए हमने इन 3 कंट्रीज़ को इंक्लूड किया है। लेकिन हम यह अगर देखें तो हमारे जो पड़ोसी देश में हमारे पास श्रीलंका भी है। श्रीलंका में जो है 70% जो है बुद्धिस्ट हैं और वहाँ पर हिंदू भी रहते हैं और एज माइनॉरिटीज़, और मुस्लिम भी रहते हैं एज माइनॉरिटीज़, और क्रिश्चियन भी रहते हैं एज माइनॉरिटीज़। वहाँ भी हमने देखा है कि प्रताड़ना होती है। वहाँ पर जो है
जो हिंदू लोग हैं, जो तमिल से ज़्यादातर वहाँ पर लोग गए हुए हैं, हमने देखा है कि वहाँ पर एक ऑपरेशन भी होता है, वहाँ पे रेवोल्यूशन भी हुआ है काफ़ी समय से, और ये अभी भी चल रहा है। तो वहाँ भी प्रताड़ना होती है, तो उन लोगों को इस एक्ट से बाहर रखा गया है, जो कि तर्कसंगत नहीं है, कोई उसका लॉजिक नहीं दिया गया है। ऐसे ही जो है बर्मा है, जो कि बुद्धिस्ट कंट्री है, वहाँ पर भी ज़्यादातर जो है अराउंड 70 to 80% जो है लोग बुद्धिस्ट हैं। वहाँ पर भी मुस्लिम और क्रिश्चियन और हिंदू शायद कम है, तो वहाँ पर भी जो है माइनॉरिटीज़ में हैं। ऐसे चाइना कह लें तो चाइना में हिंदू तो शायद बहुत कम होंगे, लेकिन मुस्लिम वहाँ पर हैं और माइनॉरिटीज़ में, और वो भी एक बुद्धिस्ट कंट्री है। और कोई भी एक मेजॉरिटी कंट्री है तो किसी धर्म के आधार पर उनके माइनॉरिटीज़ का चाहे किसी भी कारणवश है, कहीं ना कहीं उनको परेशानियां तो रहती ही हैं। तो हमारा ये है कि एक पॉइंट को उठाएं अगर, कि इस कानून को लाने का जो एक बेस है वो ये है कि रिलीजियस परसिक्यूशन, यानी कि धर्म के आधार पर प्रताड़ना। तो धर्म के आधार पर प्रताड़ना केवल इन 3 देशों में, पड़ोसी देशों में नहीं, दूसरे पड़ोसी देशों में भी होती है। तो इनको इंक्लूड ना करना भी तर्कसंगत जो है नहीं लगता। और दूसरा जो है कि केवल मुस्लिम को क्यों बाहर रखा गया। हमारे जैसे बड़े देश, विशाल देश, जो कि एक मल्टीलिंगुअल देश है, विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं यहाँ पर, मल्टी रिलीजियस कंट्री है, बहुत सभी देश का जो है रिलीजन के लोग यहाँ पर रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। और उस कंट्री में धर्म के आधार पर कोई भी कानून बनाना वो भी जो है तर्कसंगत नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात जो कि इस कानून को बनाने का आधार था कि परसिक्यूशन, यानी कि रिलीजियस परसिक्यूशन। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस कानून में कहीं भी रिलीजियस परसिक्यूशन वर्ड आता ही नहीं है, यानी कि उसमें कहीं ऐसा लिखा नहीं हुआ कि जो परसिक्यूटेड लोग हैं, रिलीजियस परसिक्यूटेड लोग हैं, उन्हीं को ये जो है नागरिकता दी जाएगी। और एक और बात है कि जो एप्लीकेशन प्रोसेस जो डाला गया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, और उसमें जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं इन लोगों को, उसमें कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मांगा गया है जिससे यह पता चल सके कि वो जो है रिलीजियसली परसिक्यूटेड जो लोग हैं उन्हीं को नागरिकता देनी है। यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहा है और इन 3 कंट्रीज से है, इन 3-6 जो है कम्युनिटीज से है, तो वो इस एक्ट के तहत नागरिकता लेने का जो है हकदार बन जाता है। और दूसरी बात, जनरली किसी भी देश में नागरिकता अगर दी जाती है तो उन्हीं को दी जाती है जो कि लीगल माइग्रेंट हो, जो कि हमारे पास नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के तहत भी आता है। लेकिन इस एक्ट में वो जो एक लीगल प्रोसेस है, यानी कि जो लीगल तरीके से यहाँ पर माइग्रेटेड हैं, उसको बाईपास कर दिया गया है। और एक और चीज़ को बाईपास कर दिया गया है कि नेचुरलाइजेशन प्रोसेस में 11 साल कम से कम जो है इस देश में व्यक्ति रहता है, तभी नागरिकता दी जाती है। लेकिन इस एक्ट के तहत केवल 5 साल तक का ही जो है अगर वो रहता है तो भी नागरिकता मिल जाती है, क्योंकि ये कानून जो है 2019 में आया था और 2014 से पहले वालों के लिए ये एप्लीकेबल है। तो यानी कि 5 साल का गैप बनता है, यानी कि 5 साल जो रह रहा है तो उसको भी नागरिकता मिल जाती है। तो कुल मिलाकर के अगर हम कहें तो इस कानून में कई जो फ्लॉज हैं, वो फ्लॉज, सबसे बड़ा फ्लॉज तो यही है कि एक ऐसे देश में जो कि जो धर्म के आधार पर एक कानून बनाया जाए विशाल और महान देश के लिए, तो वो तर्कसंगत या उचित नहीं लगता। दूसरा, क्या अगर हम ये मान भी लें कि ये उन लोगों के लिए है कि जो कि परसिक्यूटेड लोग हैं, रिलीजियस परसिक्यूटेड लोग, उनको नागरिकता देनी है जैसा कि केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया है, तो क्या वह भी हमारा मोटिव फुलफिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 31 दिसंबर 2014 के बाद भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि हमारे यहाँ पर आए होंगे और उनको कवर नहीं किया गया है। कितने ही लोग होंगे ऐसे। और दूसरी बात,
ऐसे अभी भी काफ़ी लोग हैं इन कम्युनिटीज़ के अदर देन मुस्लिम जो कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हैं, वो प्रताड़ित हो रहे होंगे। सभी लोग तो यहाँ पर आए भी नहीं हैं, तो उनका क्या होगा। तो यानी कि ये कानून जो है आधा अधूरा है, इनकम्प्लीट है। केवल एक पर्टिकुलर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को नागरिकता देने के लिए, सिटीजनशिप देने के लिए बनाया गया है, जो कि बिल्कुल एक मजाक सा लगता है कि कोई एक कानून बना दो एक लोगों को लिए और फिर जो है अगला कानून बाद में देखेंगे। तो हम लोग एक विशाल देश होने के नाते, समझदार देश होने के नाते, हम अपने आप को ऐसी छोटी कंट्रीज़ जो कि इस्लामिक कंट्रीज़ हैं या फिर धर्म के आधार पर चलती हैं, उनसे अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। हमें देखना है कि हम क्या हैं, हमारी छवि किस प्रकार की है। हम जो है उस देश से हैं जिनका दिल बहुत बड़ा है, जो कि एक यानी कि एक विस्तृत देश है, जिसमें कि सभी लोगों का स्वागत होता है। और यहाँ पर इस तरह का कानून बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। और मेरा नज़रिया तो यही कहता है कि इस कानून का जो प्रावधान जो है वो एक इनकम्प्लीट है, और इसको जो है मेरे नज़रिए से उचित नहीं है भारत जैसे देश के लिए। हाँ, इस कानून के बारे में आपका क्या नज़रिया है वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और मेरे नज़रिए के बारे में आप अपनी राय भी दे सकते हैं। और अगर आपको मेरा नज़रिया पसंद आया हो, मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि ऐसे और भी कई मुद्दे हैं जिसमें मैं अपना नज़रिया रख सकता हूँ। मेरा नज़रिया आपके नज़रिया भी हो सकता है, आपके नज़रिए से मैच भी कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।